अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क की अदालतों की तारीख में बुलंद तरीन केसेस की तादाद को निपटाने के अज़म के साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया है। ईवान सदर में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस उमर अता बंदियाल से एज इन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हल्फ लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, सीनियर जजेस, वकला और वफाकी वज़रा के अलावा मुल्क की अहम शख्सियात शरीक हुई। जस्टिस उमर अता बंदियाल की तकरीब हल्फ बर्दारी की एक रिपोर्ट तैयार की है, ज़रा देखिए। मैं जस्टिस उमर अता बंदियाल सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कि बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी व कारहाय मनसबी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूँगा। तकरीब हल्फ बर्दारी के कुछ मनाजिर आपने देखे। नाजरीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कमरे अदालत में जब दाखिल हुए तो वकला बिरादरी ने मुबारकबाद दी। वकला से मुलाकात करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़ेर इल्तवा मुकद्दमात का बोझ कम करना है, वकला तैयारी करके आएँ और अदालत से तारीख पर तारीख ना मांगें। अगर अदालतों के ज़ेर इल्तवा केसेस की नाज़रीन बात करें तो हज़ारों नहीं लाखों केसेस पेंडिंग हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये सारे केसेस वकला के इल्तवा मांगने की वजह से पेंडिंग है या फिर जजेस और स्टाफ की कमी की वजह से या फिर अदालती इस्लाहात ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि अदालती इस्लाहात को लेकर हुकूमती वज़रा भी बात करते नजर आते हैं। नाजरीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज़ायद केसेस पेंडिंग पड़े हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में 1,70,000 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं और मुल्क भर में 21 लाख से ज़ायद केसेस पेंडिंग हैं। ज़ेर इल्तवा केसेस के हवाले से एक वजह जजेस की कमी भी बताई जाती है। ज़राए के मुताबिक पंजाब की मातहत अदालतों में 150 एडिशनल जजेस और 600 से ज़ायद सिविल जजेस की आसामियाँ खाली हैं। और दूसरी तरफ अदालती इस्लाहात की बातें भी हुकूमती सतह पर अक्सर सुनाई देती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक रिकॉर्ड के मुताबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की रिटायरमेंट के वक्त जनवरी 2019 में ज़ेर इल्तवा मुकद्दमात की तादाद 40,481 थी, जबकि दिसंबर 2019 में चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा जब रिटायर हुए तो ज़ेर इल्तवा मुकद्दमात में 5,000 का इजाफा हो चुका था। ताहम उन्होंने क्रिमिनल केसेस को काफ़ी हद तक निपटा दिया था। चीफ जस्टिस गुलजार ने 20 दिसंबर 2019 को हल्फ लिया तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के एक रिकॉर्ड के मुताबिक ज़ेर इल्तवा मुकद्दमात की तादाद 45,275 थी। फिर जनवरी 2022 यानी इस वक्त ज़ेर इल्तवा मुकद्दमात 53,000 से ज़्यादा हो चुके हैं, जो अदालत इज़्मा की तारीख में सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल इन केसेस को कम करने के लिए मुतहरिक तो नज़र आते हैं, लेकिन इंसाफ को एक आम आदमी के घर के दरवाजे तक पहुँचाने के लिए किन किन इकदामात की ज़रूरत है, ये देखने की ज़रूरत है। जजेस और अदालती अमले के अलावा वो कौन से इस्लाहात हैं जिनसे इंसाफ का जो हुसूल है ये आसान हो सकता है। इन्हीं तमाम मामलात पर मैं बात करूँगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, माहिर कानून हैं, बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। चौधरी साहब, नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए आप भी यही समझते हैं कि सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा, जो पेंडिंग केसेस है लाखों की तादाद में, इनको निपटाना है, इनको ख़त्म करना है ताकि जो साइलीन हैं उनको मसला ना हो। तारीख़ों पर तारीखें जो दी जाती हैं, साल हर साल केसेस चलते हैं, इन मसाइल का खात्मा करना आप समझते हैं सबसे बड़ा चैलेंज है नए चीफ जस्टिस के लिए? इस सबसे बड़े चैलेंज है जो कि यकीनन ज़ेर इल्तवा मुकद्दमात का है, इस पर सबसे बड़े चैलेंज के मुकाबला करने के लिए बंदियाल साहब को, जो अब नए चीफ जस्टिस आए हैं, एक उससे पहले एक चैलेंज को उसका मुकाबला करना पड़ेगा। उसको किसी तरह उसको मीट करना पड़ेगा और उसको सर करना पड़ेगा। और वो बहुत अब तो पब्लिक नोटिस में है, नॉलेज में है, और उसमें इनको आप देखें ना, फैसले 6-4 के जिस तरह आ रहे हैं, फिर जिस तरह के जिस तलखियां जिससे बढ़ रही हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो उमर अता बंदियाल को फेस करना पड़ेगा। बट ही इज द मैन फॉर इट। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ही इज द राइट मैन फॉर इट, क्योंकि
उमर बड़े तहम्मुल मिजाज के शख्स है। वो बिजला संग नहीं है, बिजला संज जिस तरह के इफ्तिखार मोहम्मद चौल साहब थे या साकिब निसार साहब थे या वो ख्वाजा जवाद ख्वाजा साहब थे। ये एक शाइस्ता ज़बान और संजीदा मिजाज के बंदे हैं। इनकी ट्रेडिशन मोर लाइक वो नासिरुल मुल्क जो चीफ जस्टिस थे उन जैसी इनकी तबा और तबीयत होगी। चौधरी साहब, ये जो बार और बेंचेस के दरमियान जो एक फासला हुआ, एक बदएतमादी भी नजर आई, क्या इसकी वजह सिर्फ जस्टिस फाइज ईसा का केस है या कुछ और भी वजूहात हैं? इस बदएतमादी को भी खत्म करना, इन फासलों को भी खत्म करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और ये करेंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये करेंगे। मेरा ख्याल है अगर कोई मौजूदा टॉप जुडिशरी में, टॉप जजेस में इस वक्त कोई बेहतर अंदाज में इस एक सिचुएशन को, सूरत हाल को जो कशमकश की है, जिसमें तनाव है, उसको अगर कोई एड्रेस कर सकने वाला जज सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मौजूद था या है, तो वो उमर बंदयाल ही ऐसा शख्स है। और एक संजीदा और मतलब जल्द अंगेज होने वाली शख्सियत नहीं है। मैंने देखा है कि एक वकील साहब बरस पड़े जज साहब पे और आप बेंच पे सीनियर जज थे उमर बंदयाल, और वो वकील साहब ने काफी बुलंद आवाज में भी बोलना शुरू कर दिया। और आप वो जितना वो बुलंद आवाज में बोलना शुरू करे और उमर बंदयाल उतना मुस्कुराता जाए, सही, तो वो टेंशन खत्म कर दी उनकी मुस्कुराहट भी ने। सही। और अच्छा, ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात की हम बात तो करते हैं, लेकिन जजेस की कमी एक बहुत बड़ी इसकी वजह है। ये आज तक ये कमी पूरी क्यों नहीं हो सकी? इसके अलावा फिर मकामी अदालतों में फिर बताया जाता है कि हाई कोर्ट्स में असामियां बहुत ज़्यादा खाली हैं, वो पुर नहीं हो सकी। ये कमियां और ये जो कोताहियां हैं, ये क्यों इसको हमेशा नज़रअंदाज किया जाता रहा और आज इतने लाखों की तादाद में पेंडिंग केसेस हैं? वजह एक ही हर दफ़ा बता दी जाती है कि जजेस की कमी है, स्टाफ की कमी है, लेकिन ध्यान कोई नहीं देता। नहीं, जजेस की कमी तो है। पिछली दफा बीच में जो रिकमेंडेशन वगैरह आनी शुरू हुई थी, कोई 12 एक जज तो लाहौर हाई कोर्ट ने 12 या 14 जज भेजे थे नाम तकर्री के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने। वो जो जुडिशल कमेटी है जिसमें चीफ जस्टिस जिस पे की सदारत करते हैं और सीनियर जजेस उसमें और वकला के भी नुमाइंदे और अटॉर्नी जनरल भी बैठे होते हैं, उन्होंने उसको सारी लिस्ट को ही वापस कर दिया चीफ जस्टिस साहब को कि आप जरा बेहतर नाम दें। अब कोई थोड़े नाम जा रहे हैं पर वो ये इस किस्म की अब एक इसको इस पे भी गौर करना पड़ेगा। और सही। अच्छा चौधरी साहब, पिछले कुछ अरसे में हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई, तो ये भी बताया जाता है कि ऐसी शख्सियत हैं कि ये ऐसे इस तासुर को भी ये ख़त्म करने की भरपूर कोशिश करेंगे। हाँ, राना शमीम तो एक मजाक ही बन गया था ना, मजाक ही कि वो एक साहब है जो पहले सिंध हाई कोर्ट का जज बन गया, वह पंजाब से और सिंध हाई कोर्ट के जज बन गए। हाँ। फिर वहां से उनको निकाला चीफ जस्टिस ने 6 महीने बाद रख के और निकाल दिया। अब निकले तो नवाज शरीफ के, क्योंकि नवाज शरीफ ने ही उनको सिंध हाई कोर्ट का जज बनवाया हुआ था वजीर आजम से, इन्होंने उसको चीफ जज बिल्किस बल्तिस्तान हाई कोर्ट का लगा दिया। फिर वो किस किस्म का जोकर सा है, वो आपने सब नहीं देखा, कभी कुछ बात करता है, कभी कुछ बात करता है, कभी कहता है एफिडेविट लिख के दिया है, मेरी बीवी ने
ये कहा था कि मैं उसका बड़ा अगर एफिडेविट लिख दिया तुमने तो फिर उसको पब्लिक करो, नहीं वो मैं लॉकर में रख के ले आया। उस एफिडेविट का फायदा क्या जो लॉकर में रख के आ गया। अजीब एक, अब वो भी बड़ा मजाक बना है अदलिया का और अदालतों का और जजों का, और उसकी बाइस भी ये नुकसान पहुंचाया अदालती निजाम को। बट अब उमर से तवक्को कर सकती है कौम सही। कि विल तो अच्छा चलें थोड़ा सा आगे बनते हैं। आपने बात की कि अदालतों में मजाक बन के रह गए। जो मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवाई जा रही हैं और जैसी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं फिर पता चलता है कि नवाज शरीफ जो हैं वो 400 किलोमीटर दूर अपने कारोबारी मामलात के लिए सफ़र तो करने जा सकते हैं, पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं, और ये रिपोर्ट ऐसी आती है कि अगर वो आ गए इलाज के बगैर तो बड़े शदीद खतरात हो जाएंगे। ये मजाक नहीं है इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ? मैं समझ बहुत बड़ा मजाक है और इसको हाई कोर्ट को, लाहौर हाई कोर्ट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बहुत संजीदगी, और बड़े मतलब है इस पे स्ट्रिक्चर्स पास करने चाहिए इसको। आप देखें ये एक तस्वीर बनता जा रहा है कि ये नवाज शरीफ और ये शरीफ खानदान ये बड़ा रिलैक्स होता है कि अदलिया को हम मैनेज कर लेंगे, और बड़ी दफा इन्होंने ऐसे ऐसे अनहोने फैसले लिए अपने हक में कि वो 1993 में इनकी जो असेंबली जब मनसूख की गुलाम इसहाक खान, सदर गुलाम इसहाक खान ने अप्रैल 1993 को 26 मई को उसको बहाल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और बहाल करके ये अलग बात है कि नवाज शरीफ ने फिर जो कहता था इस्तीफा नहीं दूंगा, वो इस्तीफा दे दिया 17 जुलाई को 1993। वही वाकयात जब बीबी की असेंबली डिसॉल्व हुई 1996 में, तो वही वाकयात लेके वही ग्राउंड वही आप देखें 5-6 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप, साबिक जजेस को आप सेनेट में ले गए हो, एक को सदर बना दिया हो, एक को गवर्नर बना दिया हो, एक को पीसीबी का चेयरमैन बना दिया हो, सुप्रीम कोर्ट के जज को क्रिकेट के बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया हो। ये इन्होंने बड़ी इस पनीरी को कल्टीवेट किया है, और जजेस हाई कोर्ट के जिस तरह इन्होंने अपने लगा के, और एक पूरी एक इनकी लॉबी है, और शरीफ ईमानदार जज भी है वो भी मुतासर होता है उससे कि जी ये उसको इन्होंने सुप्रीम पाकिस्तान का प्रेसिडेंट लगा दिया। अब ये चली हुई है, मैं आज इस्लामाबाद से आया हूँ, ये ओथ टेकिंग से होके वहाँ चली हुई थी कि ये जो एहसन भून साहब है, ये एक तुम्हें फर्स्ट दे रहा हूँ, एहसन भून को मियां नवाज शरीफ ने वादा किया कि तुम मुझे मेरी मुश्किल में आसान करो और डट जाओ मेरे लिए, तो मैं तुम्हें सदर बनाऊंगा पाकिस्तान। अच्छा, वापस आ गया मुझे। हाँ अब ये तो अभी पिछले दिनों जो भून साहब वो एप्लीकेशन लेके गए थे तायात नहली पर तशरीह के लिए, वो उसी का शख्स आना है? वो कोई लंदन में मुलाकात जब हुई है इनकी, तो उसमें उनको कहते हैं, मैं तो मजाक ही समझता हूँ, पर वो भी सकता है वो इन्होंने आखिरकार एक तो नहीं कि 2 सदर तो इन्होंने बनाए, एक ममनून हुसैन और एक रफीक तारर और एक इसहाक खान, तो इन्होंने ये तो सदर बनाते रहे हैं, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट इन्होंने की हुई है इन्होंने। तो अब ये उनको उसने वादा किया है, ये तो बहुत बड़ा काम कर रहा है जो एहसन भून है इनके लिए, अगर वो मोटिवेटेड है। वो कहते हैं कि नहीं मोटिवेशन उनकी, वो मेंबर नहीं है मुस्लिम लीग नवाज के, ये भून साहब कहते हैं, पर चली भी है कि भून साहब को सदारत, पाकिस्तान की सदारत ऑफर हो चुकी है, ऑफर हुआ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स, सही, बहुत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर चौधरी एतजाज अहसन साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट जो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है, इस पर बड़ा वावेला मचा हुआ है। हुकूमत इसको मानने को तैयार नहीं है और आज जब ये पता चलता है कि नवाज शरीफ जो है वो 400 किलोमीटर दूर एक अपनी अहम एक कारोबारी मीटिंग के लिए गए, तो इस पर और ज़्यादा सवालात उठने लगे और हुकूमत की जो तनकीद है उसको भी कहा जाने लगा कि हुकूमत बिल्कुल सही कह रही है कि एक बहाना बनाकर बाहर बैठे हुए हैं। तो क्या ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवाई जा रही हैं नून लीग की तरफ से, क्या इनका सियासी तौर पर कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? इसका इनको सियासी फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? मैं बात करूंगी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर अब्बास साहब, क्या मेडिकल रिपोर्ट्स इस तरह जमा करवाना, एक तरफ आप मेडिकल रिपोर्ट एक दिन जमा करवाते हैं, दूसरे दिन आप लंदन से 400 किलोमीटर दूर जाते हैं अपने किसी कारोबारी मामलात को देखने के लिए, तो क्या सियासी तौर पर नुकसान नहीं हो रहा नून लीग को इन चीज़ों का? शुक्रिया शादिया। देखिए, इस चीज़ को छोड़ें कि उन्होंने क्या मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई है, इस चीज़ को भी छोड़ें कि हुकूमत क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। मसला सीधा सा है कि अगर नवाज शरीफ साहब इतने सीरियसली बीमार हैं, उनकी बीमारी जो है इतनी ख़तरनाक है जिसकी मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, तो वो सियासत से सुबकदोश क्यों नहीं हो जाते? वो अपनी सियासी विरासत जो है वो अपनी पार्टी को क्यों नहीं सौंप देते, वो नॉमिनेट क्यों नहीं कर देते और सियासत से रिटायर हो जाएं? वो बाकी चीज़ें, कानूनी जंग उनकी चलती रहेगी। ये तो एक बात है कि लेकिन किसके सुपुर्द कर दें? मरियम नवाज के सुपुर्द कर दें या अपने भाई के सुपुर्द कर दें? ये चले, इसको ये मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत है और मुस्लिम लीग नून की तारीख इसी तरह की रही है। लेकिन किसी के भी सुपुर्द करें, वो खुद तो सियासत से किनारा कश हो सकते हैं। वो खुद तो ये कह सकते हैं ना कि अब मेरी सेहत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। मैं हैरान होता हूँ उन लोगों पे जो सियासत को इस तरीके से यूज़ करते हैं। दूसरी बात हुकूमत की ले लें आप। मसला ये कि नवाज शरीफ को यहाँ से भेजा एक मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर, फिर उस मेडिकल रिपोर्ट को और पूरे मेडिकल बोर्ड पर सवालात उठे। उस ज़माने में कहा गया कि उन सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी जिन्होंने जो इसमें रहे हैं किसी न किसी तरीके से तक नहीं देखी। अभी 2-3 माह पहले एक और मेडिकल बोर्ड बनाया गया कि इस चीज़ को देखा जाए कि वो रिपोर्ट सही थी या गलत। उस मेडिकल बोर्ड की भी अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो ऑन ग्राउंड फवाद चौधरी साहब कुछ कहते रहे, शेख रशीद कुछ कहते रहे, इमरान खान साहब कुछ कहते रहे। पहली चीज़ जो गवर्नमेंट को साबित करनी है कि वो कौन सा मेडिकल बोर्ड था जो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था और उसमें इतनी मैनिपुलेशन हो गई और किसी एक शख्स के खिलाफ इनकी अपनी सूबाई वजीर उन रिपोर्ट्स को दुरुस्त करार देती रही और ये कहती रही कि वाकई बड़ी सीरियस हालत है, उनको बाहर जाना चाहिए, उनकी हालत ठीक नहीं है। ये तो यास्मीन राशि साहब ऑन रिकॉर्ड है, ये चीजें कहती रही हैं। तो हुकूमत खुद बरीउज़्ज़मा नहीं हो सकती इस पूरे इशू से। लेकिन नवाज शरीफ साहब अगर यहाँ से गए थे, बीमार थे, उन्होंने कैसे हॉस्पिटल गए नहीं गए, इलाज हुआ नहीं, किस तरह हुआ, जो भी हुआ, लेकिन फिर आप सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहे, फिर वहां से तकारीर करते रहे। तो अगर आप वाकई बीमार भी थे और अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन फिर आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज में जब हिस्सा लेते हैं, वहां से तकारीर करते हैं, तो फिर आप में इतनी हिम्मत और जुर्रत होनी चाहिए कि वो वापस आए, वो अदालतों का सामना करना पड़े, डिफेंड कर सकें अपने आप को। तो जाहिर है उनकी पार्टी को यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ और समझना चाह रही हूँ मज़हर अब्बास साहब कि अगर ये सब एक्टिविटीज उनकी चल रही हैं तो उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान नहीं आते इन रिपोर्ट्स की बुनियाद बनाकर या बकौल हुकूमत के बहाने बनाकर, सियासी तौर पर इनको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है इस चीज का? देखिए, नुकसान तो होगा उनको। ये चीज़ इसलिए भी नुकसान होगा कि आगे चल के जब इन अपीलों का फैसला होगा और वो अपीलें फ़र्ज़ करें उनकी एक्सेप्ट नहीं होती, तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा तो पॉलिटिक्स से जो है आउट हो जाएंगे। और सिर्फ आउट नहीं होंगे, उसके बाद ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाएगी कि ये कन्विक्ट हैं और इनकी कन्विक्शन जो है वो स्टैंड करेगी।
उसके बाद मुस्लिम लीग नून के का एक बड़ा मुश्किल सफर शुरू होगा, क्योंकि अगर नवाज शरीफ अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो जाहिर है उनको फायदा होगा सियासी माफ कीजिएगा, सियासी तौर पे फायदा होगा उन्हें। लेकिन अगर उनकी अपीलें एक्सेप्ट नहीं होती और उनकी सजाएं बरकरार रहती हैं, तो मुस्लिम लीग नून या शहबाज शरीफ साहब के लिए या जिसको भी नवाज शरीफ साहब नॉमिनेट करेंगे उनके लिए सियासत आसान नहीं होगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट का पूरा जोर ये है कि किसी तरीके से इनका फैसला हो। इमरान खान साहब ये चाहते हैं, ये छोड़ दें कि करप्शन और उसकी जो बयानियां है उस पर अगर हम बात करेंगे तो इमरान खान साहब के दौर में भी उनके अलाइज ऐसे हैं जिन पे करप्शन के केसेस खुले और फिर बंद हो गए और फिर बंद हो गए क्योंकि प्रेशर आ गया तो बंद हो गया। तो वो छोड़ दें, वो जो उसूलों और मोरालिटी की बात करते हैं उसको एक तरफ रखें। लेकिन नवाज शरीफ साहब मुश्किल में हैं। नवाज शरीफ साहब को फैसला करना। तो क्या मुस्लिम लीग नून, शरीफ खानदान, शरीफ बरादरान क्या किसी डील के इंतजार में है अगर इनके माजी को देखें? देखिए शादिया, मैं तो पहले दिन से ये बात कह रहा हूं, बहुत से लोग जो है इससे इख्तलाफ करते हैं कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं आएंगे जब तक इमरान खान वजीर आज़म है। और अगर इमरान खान के वजीर आज़म होते हुए वो आए तो इसका मतलब है कोई बहुत ही बड़ा एग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे नहीं आ सकते। इमरान खान का जो मूड है, जो तेवर है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता नवाज शरीफ। देखिए 2007 में किस वक्त आए थे नवाज शरीफ, जब बेनज़ीर भुट्टो वापस आई तो उसके बाद सऊदीज ने जनरल मुशर्रफ से कहा कि चूंकि अब आप बेनज़ीर से आपने एनआरओ कर लिया है और बेनज़ीर वापस आ रही हैं, चाहे वो एनआरओ ख़त्म करके आ रही हैं जैसे भी, तो अब हम नवाज शरीफ को नहीं रोक सकते, अब हम नहीं रोकेंगे। वो एग्रीमेंट जो है वो ख़त्म हो गया। तो अब वो चीज़ तो है नहीं। तो यहाँ जो सूरत हाल बनेगी, बाकी अगर आप अंदर से पूछें तो इमरान खान नहीं चाहते नवाज शरीफ वापस आए। इमरान खान ये भी नहीं चाहते कि नवाज शरीफ वापस आके जेल में रहें। और उसकी एक बड़ी सीधी सी वजह है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, जेल में डाल दिए जाते हैं, तो सियासत का रुख तो उसी तरफ होगा। ये और इसी वजह से शायद उसके पीछे तो फिर हुकूमती जो कोशिशें हैं नवाज शरीफ को बाहर से लाने की, मुआहदा हो रहा है, वो लेके आएंगे, खुद ले, इसका मतलब वो बस ऐसे ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है। क्या होगा आप मुझे बताएं ना कि क्या कोशिशें हुई हैं अब तक, क्या चीजें हुई हैं। ये तो अगर आप चाहते तो आज से 1-1.5 साल पहले आप वो ट्रीटी साइन कर लेते उनके साथ बैठ के, तो चीजें कर लेते। तो वो चलता रहेगा, वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो एक पॉलिटिक्स हो रही है। नवाज शरीफ साहब अपनी सेहत पर सियासत कर रहे हैं और इमरान खान और पीटीआई जो है वो नवाज शरीफ के अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रही है। ये जो सूरत हाल है, लेकिन अगर इमरान खान नहीं चाहते कि नवाज शरीफ वापस आए तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ना, या लेना भी चाहिए इसका मतलब कि नवाज शरीफ से खतरा तो है, फिर उनकी सियासत से खतरा तो है इमरान खान को, कि अगर वो वापस आएंगे सियासत उनकी मजबूत होगी, सियासत का रुख उस तरफ होगा, तो जाहिर है फिर चीज़ें तो बहुत सारी बदलेंगी। इसका मतलब ये है कि जो इमरान खान साहब है वो मैदान में अकेले दौड़ना चाहते हैं। देखिए ये चीज़ तो पिछले 1-1.5 साल में प्रूवन है ना, कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में इंटैक्ट है। अब तक मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक इंटैक्ट है। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में ज़्यादातर ज़िमनी इलेक्शंस जीते हैं। अब अगर आइंदा मुस्लिम लीग नून बल्दियाती इलेक्शन में ताख़ीर क्यों हो रही है? इससे पहले उन्होंने बल्दियाती इदारे तोड़ दिए थे पंजाब गवर्नमेंट ने। क्यों तोड़े थे? इसलिए कि उसमें ज़्यादातर मुस्लिम लीग का जोर था, तो उन्होंने वो तोड़ दिए। और उसके बाद अब जो है वो अगर मगर से काम हो रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन कब कराए जाए, और वो सारा इंतजार इसी चीज़ का है। अब महंगाई एक तरफ बढ़ रही है, उसके तहत बल्दियाती इलेक्शन, तो बाय डिफ़ॉल्ट भी मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा हो रहा है। ग्राउंड पे भी मुस्लिम लीग नून ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। एक जो लोकल बॉडीज़ का एक स्ट्रक्चर रहा है उसमें भी मुस्लिम लीग नून है। अब पीटीआई जो है, पीटीआई ने अपना पंजाब में एक चंक दिया हुआ है पीएमएलक्यू को, कि 6 डिस्ट्रिक्ट जो है पीएमएलक्यू के पास है, वो फैसला करते हैं। और बाकी फिर उन्होंने सदर्न पंजाब दे दिया है खुसरो बख्तियार साहब को, जो कि पीटीआई के नहीं हैं, जो कि इत्तेहादी हैं, जनूबी पंजाब महाज से उनका ताल्लुक है, लेकिन उन्हें पीटीआई की
ऑर्गेनाइजेशन उठा के दे दी गई है। तो इमरान खान पॉलिटिकली बलदियाती इलेक्शन के हवाले से कंफ्यूजन का शिकार है। इंपॉर्टेंट बात जो है वो सबसे ज्यादा यही है कि वो आखिरकार इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। उनका टारगेट ये है कि मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अगले इलेक्शन से पहले डिस्क्वालीफाई हो जाएं और कन्विक्ट हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफी तज्ज़िया मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। दुनिया में अमेरिका और चाइना की बढ़ती हुई कशीदगी में पाकिस्तान का झुकाव किस तरफ होना चाहिए, हर कोई सवाल उठाता है। क्या पाकिस्तान इस वक्त अपनी खारजा पॉलिसी को लेकर एक बंद गली में फंस चुका है या फिर एक अपॉर्चुनिटी है ये? एक कैनेडियन पॉलिटिशियन की कहावत है कि देयर इज़ नो रॉन्ग टाइम टू मेक इट राइट डिसीजन, यानी ठीक फैसला लेने का कोई वक्त गलत नहीं होता। क्या पाकिस्तान में कुछ ऐसे ही डिसीजंस लेने जा रहा है पाकिस्तान भी? इस वक्त दुनिया भर में बहुत से ममालिक की नई सफ़बंदियाँ शुरू हो चुकी हैं। नए ब्लॉक, नए रजीम और नए बिग 3 के कॉन्सेप्ट्स भी सामने आ रहे हैं। आलमी सतह पर दुनिया को तकसीम करने में अमेरिका सफ़े अव्वल में खड़ा है। अमेरिका ने अपने इत्तेहादी इकट्ठे करके तंजीमें बनाना शुरू कर दी हैं ताकि दुनिया की इमर्जिंग सुपर पावर चीन को टक्कर दी जा सके। मुआशी और स्ट्रैटेजिक पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए आलमी सतह पर हम ख्याल ममालिक अब एक होते नज़र आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर कल चाइना जा रहे हैं। चीन के जिस विंटर ओलंपिक्स का कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक ने इसमें शिरकत से इनकार किया है, बॉयकॉट किया है और वजह बताई है कि इंसानी हुकूक की पामालियाँ होती हैं वहाँ पर, इसलिए एहतजाजन उन्होंने इस विंटर ओलंपिक्स का बायकॉट किया है। लेकिन पाकिस्तान वहाँ शमूलियत करने जा रहा है। इंसानी हुकूक के अलमबरदार ये ममालिक कभी कश्मीर में इंसानी हुकूक की खूनी सूरत हाल को क्यों नहीं देखते? फ़लस्तीन में रोज़ाना नस्ल कशी हो रही है, बहुत से वाक़यात हो रहे हैं, भारत में अक़लियतों के साथ क्या सलूक हो रहे हैं कि दुनिया को बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। इस पर दुनिया की आंखें बंद हैं। फिर भी भारत या इसराइल का ये ममालिक ऐसे बाइकआउट क्यों नहीं करते? अब पाकिस्तान चाइना जा रहा है, मगर याद रहे अमेरिका में होने वाली जमहूरियत कॉन्फ्रेंस में इन्विटेशन के बावजूद पाकिस्तान वहाँ नहीं गया था, जिसके बाद ये तासुर आम हुआ कि पाकिस्तान अमेरिका के बजाय चाइना के साथ खड़ा है। एक तरफ अफ़गानिस्तान है जहाँ अमेरिका के जाने के बाद इंसानी एक बहरान पैदा हो चुका है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन है जिसका रशिया के साथ सरहदी तनाज़ा जो है ये ज़ोर पकड़ आए और इसी सरहदी तनाज़े को लेकर अमेरिका दुनिया में नई जंग छेड़ने के लिए बज़ाहिर तैयार नज़र आ रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है अमेरिका और चाइना में कशीदगी बढ़ने के साथ साथ अमेरिका और रशिया के दरमियान भी अब तलखी बढ़ती जा रही है, जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका पाकिस्तान का पार्टनर होने के बावजूद भारत की तरफ हमेशा से अमेरिका ने वहीं पर झुकाव रखा है। अफगानिस्तान में अमेरिका की तालिबान के साथ मुज़ाकरात में मदद के बावजूद पाकिस्तान के साथ जो बाइडन टीम का रवैया बहुत सर्द नज़र आता है। यही वजह है कि IMF ने भी पाकिस्तान पर जो शिकंजा है उसको सख्त किया, क्योंकि ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि IMF में अमेरिका का वोटिंग राइट भी सबसे ज़्यादा है। अब जबकि पाकिस्तान का जो मुआशी निज़ाम है, दिफाई और फॉरेन पॉलिसी का झुकाव हमेशा से अमेरिका की तरफ रहा है और सारे का सारा निज़ाम इसके मुताबिक ही डिज़ाइन किया जाता है, उसके मुताबिक पॉलिसीज़ बनती हैं। ऐसे में एक नए ब्लॉक में दाखिल होना किन मुश्किलात को पैदा करेगा? चीन और अमेरिका की बढ़ती हुई कशीदगी में पाकिस्तान की पॉलिसी किस सूरत हाल में न्यूट्रल हो सकती है, होनी चाहिए क्या? जबकि अमेरिकी तकरीबात को छोड़कर चाइनीज़ इन्विटेशंस पर जाना पाकिस्तान के लिए, ये अमेरिका को क्या इसका पैगाम मिलेगा? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज़ चौधरी साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ चौधरी साहब आपका। एजाज़ चौधरी साहब, क्या हम खुलकर वाज़ेह पैगाम नहीं दे रहे हैं इनडायरेक्टली कि जब अमेरिका जमहूरियत कॉन्फ्रेंस में बुलाता है पाकिस्तान इनकार करता है और चाइना का इन्विटेशन आता है विंटर ओलंपिक्स के लिए, वहाँ पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो जाता है? देखिए, एक तो चीज़ वाज़े करनी बहुत ज़रूरी है कि चीन पाकिस्तान का एक देरीना दोस्त और साथी है और शुरू से आज से 70 साल पहले से
चीन ने कोई ऐसा मौका नहीं आया जिसमें पाकिस्तान में किसी किस्म की भी दखल अंदाजी की हो या पाकिस्तान के मौकफ के खिलाफ बात की हो हमारे किसी भी कोर इंटरेस्ट पे। फिर वो वक्त भी आया कि सियासी लिहाज से तो ताल्लुकात अच्छे थे ही, फिर उसको इक्तसादी वुसअत भी दी गई और सीपैक आया। तो चीन तो पाकिस्तान के साथ हरदम खड़ा रहता है, बैनुल अक़वामी फोरम्स पे भी और दो तरफा ताल्लुकात में भी। तो कोई वजह नहीं बनती कि पाकिस्तान चीन की दावत पर ना जाए। लेकिन जाने की एक और भी वजह तो हो सकती है ना, आपको भी पता है कि इमरान खान साहब के दौर में सीपैक पर काम काफ़ी अरसा बंद भी रहा, सुस्तरवी का शिकार रहा, और फिर चीनी कारकुनों के काम करने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी ज़िंदगियों को लेकर, वो दासू वाला वाक़या, उसके बाद भी ताल्लुकात बड़े ख़राब हुए। ये भी एक बताया जा रहा है बहुत बड़ी वजह है प्राइम मिनिस्टर के वहाँ जाने की, कि उनको एतमाद में लेने की। देखिए, उनको एतमाद में बिल्कुल लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। और मैं भी ये समझता हूँ कि जब एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम पहली फेज में हुआ था, तो दूसरी फेज में हमारे इकोनॉमिक जोन्स रेडी होने चाहिए थे। वो किसी भी वजह से वो नहीं हो सके, तो उस वजह से थोड़ी सुस्ती हुई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चीन और पाकिस्तान किसी भी हवाले से दूर हो गए। ये हमारे बहुत सारे जो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को नहीं देखना चाहते हैं, वो इस किस्म का प्रोपेगेंडा जरूर करते हैं। मैं उससे मुतासर नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि आज भी चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज ना लीजिएगा कि पाकिस्तान फिर किसी और मुल्क के साथ बशमूल अमेरिका के हम ताल्लुकात नहीं रख सकते। ये गलत बात होगी। हर मुल्क को इस दौर में आज़ादी है कि वो अपने अपने मफाद की खातिर मुख्तलिफ ताल्लुकात को कायम रखे और करे। अब आप जब इस तरह कंपेयर करेंगी कि जी अमेरिका ने डेमोक्रेसी की समिट पे बुलाया तो हम नहीं गए और सरमाई ओलंपिक्स पे चले गए। देखें, डेमोक्रेसी समिट के ऊपर ना जाने के, मैं हुकूमत में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उसको बाहर से देख रहा था कि वहां पे एक बहुत बड़ी दाखिली सियासत अमेरिका की चल पड़ी थी, रिपब्लिकन्स वर्सेस डेमोक्रेट्स की उस समिट में। और उसमें बाकायदा सियासत ज्यादा नजर आ रही थी, अकदार वैल्यूज कम नजर आ रही थी। ताइवान को बुलाया गया, खासुल खास चीन को बाहर रखा गया, इधर से हिंदुस्तान को बुलाया गया, जबकि आपने खुद अपने इब्तदाइये में कहा कि कश्मीर के ऊपर कभी भी उन्होंने लबकुशाई नहीं की। तो इस वजह से पाकिस्तान के लिए वहां पे कोई जरूरी नहीं था कि जाके बनते उनकी सियासत में शामिल। लेकिन उसके असरात तो नजर आए ना IMF के दबाव की सूरत में, जब हमारे वजीर खजाना ने खुद माना कि IMF की सख्त शराइत ही अमेरिका के दबाव की वजह से थी। ठीक है, हर मुल्क अपने मफादात की बुनियाद पर दूसरे ममालिक से ताल्लुकात रखता है, लेकिन जब हम अपने मफाद को देखते हुए अमेरिका को इनकार करते हैं, फिर हमें भुगतना भी पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि वो इसकी वजह से बिल्कुल नहीं हुआ। उसके बाद तो कई दौरे हुए और अमेरिका की तरफ से आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के मुतालिक अब बिल्कुल ही उनका बदल गया है रवैया और अंदाज। अब वो बिल्कुल पाकिस्तान पे उस तरह की इल्जाम तराशी नहीं करते जो पहले करते थे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान का मौकफ दुरुस्त था। ये अलबत्ता जरूर है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को हम बेहतर करना चाहते हैं, करते रहेंगे। लेकिन अमेरिका के चीन के अंदर जो मुसाबका है, उनका आपस में जो झगड़ा बन रहा है और सर्द जंग की तरफ चल रहा है, उसमें पाकिस्तान बिल्कुल हिस्सा नहीं लेना चाहेगा और नहीं करेगा। लेकिन वैसे तो अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। आपको पता है कि उसके बाद कितने दौरे वहां से यहाँ पे हुए। और IMF का जहां तक ताल्लुक है, वो बिल्कुल एक सेपरेट सिलसिला है, उसमें कुछ अपना भी दोष है। हमारी अपनी इक्तसाद कमजोर है। जब आपकी इक्तसाद कमजोर होगी तो फिर जिनसे भी आप कर्जे लेंगे, आपने सऊदी अरब से लिए उस पर भी कुछ शराइत थी, चीन से लेंगे उस पर भी शराइत होंगी, IMF से लेंगे उससे भी शराइत होंगी। ये तो नहीं हो सकता कि आप कर्जा भी लें दूसरों से और कहें कि जी आप शर्त भी कोई ना दें, हम जिस तरह मर्जी इसको खर्च करें। ये ऐसा होता नहीं है। सही, प्रैक्टिकल। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी एजाज चौधरी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है प्रोग्राम में, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। पेट्रोल 150 रुपये के हिस्से को टच कर रहा है। आटा 85 रुपये फ़ी किलो पहुंच चुका है। LNG 207 रुपये किलो में मिल रही है, जबकि बिजली के नर्ख भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन तर्जुमान वजारत ख़जाना मुजम्मिल असलम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये दावा किया कि महंगाई तो कम होना शुरू हो गई है और अशिया की जो कीमतें हैं उनमें भी कमी आ रही है। देखिए ज़रा वो क्या कहते हैं। की अशिया में काफी जो पेरिशेबल गुड है, खासतौर पे सब्जियां हैं, उसमें जो है काफी कमी देखी गई। पिछले साल के मुकाबले में 43% जो है टमाटर का रेट कम है, आलू जो है 13.5% कम है, जो मसाले हैं वो जो है तकरीबन 7.5%। आज इस मुल्क में जो है आटे की कीमत में इस्तेकाम आ गया माशाल्लाह। अंडे की कीमतें भी, हालांकि सर्दियां हुई, इस तरह नहीं बढ़ी। जहां पे हमें मार पड़ रही है वो जो है जो चीजें हम बाहर से दरामद करते हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ हुकूमत की 3.5 साला कारकर्दगी पर अगर नज़र डालें तो ये तासुर आम है कि आवाम को महंगाई, बेरोज़गारी और टैक्सेस की भरमार के अलावा कुछ नहीं मिला। और अगर वादों की बात करें तो एहतसाब से लेकर करप्शन के खात्मे तक, इदारों के इस्लाहात से लेकर मामलात की शफाफियत तक कोई बेहतरी देखने को नहीं मिली। वज़रा आवाम को महज तसल्लियाँ देते हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान आज भी महंगाई के खात्मे के लिए सब्र करने की और चोरों से लूटी हुई दौलत निकलवाने के लिए आवाम को साथ देने और मुल्क की माशी तरक्की के लिए मज़ीद इंतज़ार की बातें करते नज़र आते हैं। इसी हफ्ते LNG, घी, दालें और समेत दर्जन भर अशियाए खुर्दनोश हैं जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया है, मगर तर्जुमान वजारत ख़जाना कहते हैं कि महंगाई में कमी आ रही है। मिनी बजट पेश करके आवाम की जेबों से टैक्सेस की सूरत में पैसे निकलवाने का जो बंदोबस्त किया गया है वो भी हम सबके सामने है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि मुआशी इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। घरेलू सार्फिन के साथ साथ सनतों को गैस मिल नहीं रही है, किसानों को फसलों की बेहतर पैदावार के लिए खाद नहीं मिल रही है। बहरान दर बहरान पैदा करने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना तो महंगाई कम कर पाई और ना ही टैक्सेस से आवाम की जान छुड़ाने में कामयाब हो सकी है। मगर हुकूमती अहदेदार महंगाई कम होने के दावे ज़रूर करते नज़र आते हैं। हुकूमत के इन दावों में कितनी हकीकत है, मैं बात करूँगी। मुझे तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा। आज हुकूमत का इदारा शुमारियात महंगाई के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कह रहा है कि महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। लेकिन दूसरी तरफ तर्जुमान वजारत ख़जाना मुजम्मिल असलम सामने आते हैं, वो कहते हैं कि महंगाई कम हो रही है। अब कौन सही कह रहा है? हुकूमती इदारा सही कह रहा है या जो वजारत ख़जाना के तर्जुमान हैं मुजम्मिल असलम साहब वो ठीक कह रहे हैं? अब आम आवाम को किसकी बात सुननी चाहिए? शुक्रिया शाजिया। महंगाई जो है ऑब्वियसली एक तनाज़े पे जब आप देखते हैं, तनाज़र में देखते हैं कि जी लास्ट ईयर कितनी थी, इस साल कितनी है, तो डेफिनेटली वो बढ़ी है। हाँ। और सारी दुनिया में बढ़ी है। लेकिन आप ये देखते हैं कि जी उसका ट्रेंड वीक बाय वीक कितना है। तो जो मुजम्मिल असलम साहब ने बताया वो उसने बताया कि ट्रेंड जो है वो जो कॉन्स्टेंटली वीक बाय वीक इंक्रीज हो रहा था, अब उसमें डिक्रीज आ रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, नंबर 1। नंबर 2, जो अगर तो हम होते ना कि हम सारी चीज़ें पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर रहे होते तो फिर आप कहते कि जो दुनिया में हो रहा है उसको छोड़ें। जब आप तेल भी वहाँ से मंगवाते हैं और तेल की कीमत $46 थी और अब $90 हो गई, जब आप खुर्दनी तेल पाम ऑयल भी वहां से मंगवाते हैं, आटा, दाल, चीनी सारी आपने एक पिछले दौर था उसमें आप एक इम्पोर्ट लेड कंट्री हो गए थे। आपको भी पता है कि वहां $19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था क्योंकि सब चीजें इम्पोर्ट हो रही थी। अब हमने उसका डायरेक्शन चेंज किया और मेक इन पाकिस्तान शुरू किया है। जो पहले आपको जो फोन होते थे वो हम इंपोर्ट करते थे, अब यहाँ 19 फैक्ट्रियां हैं और अब एक्सपोर्ट होने शुरू हो गए, लेकिन टाइम लगता है। तो अब जहां तक तेल का ताल्लुक है उसकी कीमत तो अब सारी दुनिया में बढ़ी है। लेकिन सब्जियां महंगी हैं, अगर दालें महंगी हैं, दूध महंगा है, दही महंगा है, इसका तो बाहर के तेल से या इन चीज़ों से तो कोई फ़र्क नहीं है। तो हमारी लोकल पैदावार है, ये तो लोकल हमारी चीज़ें हैं। ज़राअत के मामले में पाकिस्तान एक वक्त में बहुत ज़्यादा खुद कफ़ील रहा है। हम बाहर अपनी चीज़ें भेजा करते थे और आज हाल ये है कि हम गंदम भी बाहर से मंगवा रहे हैं, हम चीनी भी बाहर से मंगवा रहे हैं। अब खाद की वजह से आपका किसान कितना परेशान है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आम रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो अशियाए ज़रूरिया की चीज़ें हैं उससे अगर आम बंदा तंग है तो कैसे आप लोग कह सकते हैं कि इसका बाहर की वजह से यहाँ पे भी असर पड़ रहा है?
देखिए, एक तो दालें तो हम इंपोर्ट करते हैं और आपका बात बिल्कुल सही है कि हम एक ज़माने में, और एक ज़माने की मैं बात कर रही हूँ जो 2008 से पहले का ज़माना था, हम एक एग्री कंट्री थे। और उसके बाद आपने देखा सरताज अजीज साहब की स्टडी है 2015 की, जिसपे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर -19% हुई है पिछले 10 साल में, और वही किसान जो था वो बिल्कुल एक्सपैंड नहीं कर रहा था। अब हमने अगेन जाके क्या किया, 1100 अरब रुपया दिया, आपने देखा 4 बम्पर क्रॉप्स हुए, लेकिन उतने नहीं हुए अभी कि वो आपकी पूरी डिमांड जो है, जो आपकी जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो पूरी कर ले। अगर पिछले 10 साल मेरी बात सुनिए होता, गंदम हमें इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है? अभी खाद की वजह से जो हमारा यूरिया खाद की वजह से जो किसान परेशान है, जो खाद की पैदावार वाली जो फैक्ट्रीज हैं, जो मिल मालिकान हैं, वो तो कहते हैं कि हमने तो ज़रूरत के मुताबिक, कैपेसिटी के मुताबिक खाद की पैदावार हुई है, वो बनी है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है, अगर ज़रूरत के मुताबिक आपके यहाँ बन रही है तो फिर वो जा कहाँ रही है? अगर अफगानिस्तान स्मगल हो रही है, हुकूमत को पता नहीं है, तो बड़ी नाअहली है, और पता होने के बावजूद कुछ नहीं कर सकी है, उससे बड़ी नाअहली है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एग्रीकल्चर में बहुत एक्सपेंशन हुई है। ये मतलब सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बिके हैं, तो इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर एक्सपैंड हो रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। अब जहां तक खाद का ताल्लुक है, आपको भी पता है कि खाद के अंदर, दुनिया के अंदर प्राइसेस बहुत बढ़ गई, नंबर 1। और अगेन आपके रॉ मटेरियल वहां से इंपोर्ट होते हैं, और वो ऑब्वियसली जब प्राइसेस बढ़ेंगे उसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन हम अब 3 चीजें कर रहे हैं। आपको भी पता होगा कि इस तरह हम क्या कर रहे हैं, हम किसान कार्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि किसान को सब्सिडी दें, वो जाए खाद खरीदे तो उसको किसान कार्ड की वजह से इनपुट्स पे सब्सिडी मिले। इसी तरह एहसास राशन कार्ड हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। खाद मिल ही नहीं रही तो किसान कहाँ जाए? उस किसान कार्ड का किसान क्या करेगा? मुझे इस चीज का जवाब दे दें आप। जब मिल ही नहीं रही, जब मिली ब्लैक में रही है, तो किसान कार्ड से क्या करेगा वो? ये जो आप हालात बता रही हैं बिल्कुल सही बता रही हैं। जखीरा अंदोजी हुई थी क्योंकि इसी से प्राइस बढ़ रही थी। अब उस पर क्रैकडाउन हुआ है, अब अवेलेबिलिटी बेहतर हो गई है, और उसकी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए हम किसान, देखिए इस वक्त अमेरिका, भारत, यूरोप, वो कह रहे हैं 40 गुना ज्यादा प्राइसेस हुई हैं। हमारी तो चले आप कह रहे हैं डबल हो गई हैं, उनकी 40 गुना ज्यादा प्राइसेस हुई हैं। वहां इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, उनकी क्रिसमस के ऊपर वो क्रिसमस ट्री नहीं ले सके। आप ये सोचें कि ये हाल है उनका, और वो अमीर मुल्क है, हम तो एक बैंकरप्ट मुल्क हमें मिला। लेकिन वहां एक आम बंदे को ये फिक्र नहीं है ना कि बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, पढ़ाई मुफ्त है। वहां एक आम बंदे को ये फिक्र नहीं है कि घर के 4 लोग बीमार हो जाएंगे, 4 की दवाई कैसे आएगी, क्योंकि उन्हें सब कुछ फ्री में मिलता है। तो वहां की अगर मिसालें देते हैं तो जो उनको फवायद मिलते हैं वो भी गिनवा दिया करें आप लोग। नहीं तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर पिछले 20 साल में अगर आपका ये हेल्थ एंड एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई होती, बजाय सिर्फ जिसको कहते हैं ऑरेंज ट्रेन और ब्लैक येलो ट्रैक्टर और बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा नवाज साहिबा मेरे साथ ही। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।